नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे खास शो कॉर्पोरेट सेंट्रल में, जिसमें हम सिर्फ कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरें नहीं बताते हैं, बल्कि उस खबर का उस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, शेयर बाजार पे आने वाले समय में उस कंपनी के शेयरों पे क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस हम रोज़ बरोज़ आपके सामने लेकर के आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरू करते हैं बुलेटिन का आगाज़। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अदानी समूह से जुड़ी खबरों के साथ। अदानी समूह से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर तो ये है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर क्रेडिट साइट्स ने कहा है कि कर्ज उतारने को लेकर कंपनी की क्षमता में सुधार हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि अदानी समूह की लिस्टेड कंपनियों का जो एबिटा है वो वित्त वर्ष 2023 में 36% बढ़कर 57,219 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये रही कि सीमेंट इंडस्ट्री के संगठन सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि सीएमए से अदानी समूह की कंपनी अदानी सीमेंट बाहर हो गई है। दरअसल हुआ ये कि एसोसिएशन के साथ कई मुद्दों पर मतभेद होने की वजह से अदानी सीमेंट ने सीएमए से अलग होने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन देश की बड़ी सीमेंट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट कुछ साल पहले से सीएमए के साथ उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों को साझा करना बंद कर दिया था। हालांकि अदानी समूह के ऊपर सीमेंट की कीमतों को अवैध रूप से नियंत्रित करने वाले समूह का हिस्सा बनने के आरोप लगने के बाद सीएमए ने खुद भी इन आंकड़ों को इकट्ठा करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि अदानी समूह ने पिछले साल अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण किया था। अब बात करते हैं टीसीएस से जुड़ी हुई कंपनी की, टीसीएस से जुड़ी हुई खबर की। वित्त वर्ष 2023 में देश की टॉप 10 कंपनियों ने दोगुने से भी ज़्यादा डिविडेंड दिया है। और सबसे अधिक डिविडेंड देने वाली कंपनी की बात करें तो टाटा समूह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस डिविडेंड देने के मामले में शीर्ष पर पहुंच गई है। टीसीएस ने डिविडेंड देने के मामले में वेदांता को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2023 में टीसीएस ने 42,090 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था, जो कि वित्त वर्ष 2022 से 167.4% अधिक था। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 15,738 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। देश की 10 बड़ी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 में कुल 2.06 ट्रिलियन रुपए के डिविडेंड का भुगतान किया था, जो कि वित्त वर्ष 2022 के 98,371 करोड़ रुपए के मुकाबले दोगुना से भी ज़्यादा है। वेदांता ने वित्त वर्ष 2023 में 37,758 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 16,681 करोड़ रुपए के डिविडेंड का भुगतान किया था, जो कि टीसीएस से ज़्यादा था। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में टीसीएस ने डिविडेंड भुगतान के मामले में वेदांता को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान जिंक ने करीब 32,000 करोड़ रुपए, कोल इंडिया ने 20,491 करोड़ रुपए और आईटीसी ने 15,846 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। इधर फाइनेंशियल सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फिनसर्व लोन और फाइनेंसिंग के कारोबार में अपनी मजबूत उपस्थिति के बाद एक म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में अपनी एक नई पारी शुरू की है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के तहत नया म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च किया है। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड रिटेल और एचएनआई से लेकर संस्थानों तक विभिन्न तरह के निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड और इक्विटी कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। अपनी इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट और कंपनी ट्रेजरी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिक्स्ड इनकम, लिक्विड, ओवरनाइट और मनी मार्केट प्रोडक्ट्स का एक सेट लॉन्च करेगी। बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज का कहना है कि कंपनी देश की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के साथ पहले से ही कंपनी में निवेशित ग्राहकों के साथ लंबे समय तक जुड़ने के लिए हर तरह से तैयार वित्तीय समाधान प्रदाता बनने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी में अपनी 0.42% हिस्सेदारी यानी कि 21 लाख शेयरों की नीलामी की योजना बनाई है। एनएससी के शेयरों की नीलामी प्रति शेयर 3,150 रुपये के फ्लोर प्राइस पर होगी। नीलामी के लिए एनएससी की वैल्यूएशन 1,56,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसका वैल्यूएशन देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से 20 गुना से भी ज़्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन सिर्फ 7,790 करोड़ रुपए है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयरों की नीलामी के लिए खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की हैं। इन खरीदारों में इंश्योरेंस कंपनियां, कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड, बैंक, सरकारी कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक,
एनआरआई और हाई नेटवर्थ वाले निवेशक भी शामिल हैं। ऑफर सबमिट करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। बोलियां 11 जून रविवार को खोली जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं जरा बायजूस की। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की किस्त चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी को 5 जून तक 4 करोड़ डॉलर का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया है। बायजूस ने जानबूझकर 4 करोड़ डॉलर का भुगतान नहीं किया और मंगलवार को कंपनी की तरफ से कहा गया कि उसने संबंधित बैंकों पर न्यूयॉर्क की अदालत में केस कर दिया है। इधर संकट में फंसी एयरलाइन गोफर्स्ट की तरफ से एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के सामने फिर से ऑपरेशन शुरू करने को लेकर भेजे गए प्लान के बाद डीजीसीए ने कंपनी से देनदारियों को लेकर फाइनेंशियल डिटेल मांगी है। साथ में ये भी पूछा है कि कंपनी के पास कामकाज चलाने के लिए कितना पैसा पड़ा है। इस बीच गोफर्स्ट ने उड़ानों पर लगी रोक 9 जून तक बढ़ा दी है। 2 मई के बाद से गोफर्स्ट की उड़ानें फिलहाल बंद पड़ी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं एमटीएनएल की। इसके बारे में कल ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि कंपनी के बंद होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल बंद होती है तो उसके कर्मचारियों के पास एकमात्र विकल्प स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का बचेगा। फिलहाल देश में एमटीएनएल के 3,574 कर्मचारी हैं। मंगलवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार एमटीएनएल को बंद करके उसकी संपत्तियों को बीएसएनएल के साथ अटैच कर सकती है। सरकार ने दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सेवाओं के लिए 1986 में एमटीएनएल की स्थापना की थी, लेकिन पिछले करीब 15 सालों से ये कंपनी घाटे में चल रही है। इस साल मार्च अंत तक कंपनी पर कुल कर्ज 23,500 करोड़ रुपए का दर्ज किया गया है। इधर कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के लिए 79,047 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी में 52,937 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का निर्णय लिया हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 44,720 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से ज़्यादा है। हालांकि सरकार की ओर से बीएसएनएल को दिया जाने वाला ये पहला रिवाइवल पैकेज नहीं है। पिछले साल सरकार ने बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान का ऐलान किया था, जिसे 4 साल में खर्च किया जाना था। मई में बीएसएनएल ने टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम को 15,000 करोड़ रुपए के अग्रिम खरीद आदेश जारी किए थे। टाटा समूह की तनिष्क को टक्कर देने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप ज्वेलरी के रिटेल बिजनेस में अब कदम बढ़ाने जा रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप अपने ज्वेलरी ब्रांड नोवेल ज्वेल्स में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कंपनी ने देश भर में नोवेल ज्वेल्स स्टोर खोलने की योजना बनाई है। पिछले 2 साल में ये तीसरी बार होगा जब समूह किसी नए कारोबार में कदम रखने जा रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि कंपनी की नई योजना से देश के कंज्यूमर मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि भारत के कुल जीडीपी में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 7% है। साथ ही एक्सपोर्ट में 10 से 12% की हिस्सेदारी है। हालांकि इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें असंगठित क्षेत्र के प्लेयर्स का दबदबा है, जिनकी हिस्सेदारी करीब 70 से 75% के आसपास की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो आज जिन शेयरों में काफ़ी हलचल देखने को मिली उनमें टोरेंट पावर सबसे ऊपर रहा। टोरेंट पावर ने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत कंपनी 5,700 मेगावाट क्षमता के 3 पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट के निर्माण की अवधि के दौरान करीब 13,500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रोजेक्ट के 5 साल में पूरा होने की संभावना है। पहला प्रोजेक्ट रायगढ़ जिले के करजत, दूसरा प्रोजेक्ट पुणे के मावल और तीसरा प्रोजेक्ट पुणे के ही जुन्नार में लगाया जाएगा। इस खबर के बाद इंट्राडे में शेयर में 15% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी और बाजार बंद होने के बाद ये करीब 14.25% बढ़ करके बंद हुआ। और इसी तरह की तेज़ी देखने को लगातार मिल रही है सुजलॉन एनर्जी में। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है और आज के कारोबार में शेयर में 19% तक का उछाल देखने को मिला और बीते 3 सत्र में यहाँ पर अगर हम देखें तो 25% से ज़्यादा या कह सकते हैं 30% से ज़्यादा ये शेयर अब बढ़ चुका है और भाव 52 हफ्तों के लगातार नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर ने पिछले 1 महीने में 67% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है।
खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी ने 5 जून को 20 गीगावाट के विंड एनर्जी टरबाइन को स्थापित किया था और कंपनी ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 17 देशों में करीब 12,647 टरबाइन लगाई है। बाजार बंद होने के बाद शेयर 18% बढ़कर के 14 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी के नतीजे भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे थे। कंपनी का जो घाटा था वो लगातार कम हो रहा है और इसके चलते हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने में ये शानदार रैली देखने को मिली है। लेकिन खबरों में अदानी समूह भी लगातार बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से अदानी समूह के शेयरों में आई तेजी और साथ साथ स्थिरता, इन दोनों को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों ने ग्रुप के 4 कंपनियों के शेयरों में अपर सर्किट लिमिट को बढ़ा दिया है। बीएसई और एनएसई ने अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर और अदानी पावर में अपर सर्किट लिमिट को संशोधित किया है। अपर सर्किट लिमिट में बढ़ोतरी बुधवार से लागू हो गई है। बीएसई ने कहा है कि उसने अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट लिमिट को 5% से बढ़ा करके अब 10% कर दिया है। हालांकि अदानी पावर में अपर सर्किट को 5% से बढ़ा करके 20% किया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 172 कंपनियों के लिए सर्किट लिमिट को समायोजित किया जा चुका है। अपर सर्किट लिमिट को आरवीएनएल में भी 5% से बढ़ा करके 20% किया गया है। एनएससी के सर्कुलर में कहा गया है कि समायोजन से ये सुनिश्चित होगा कि स्टॉक का भाव इंट्राडे में तय समय से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। अपर सर्किट लिमिट में बढ़ोतरी के बाद इन चारों शेयरों की कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की कंपनियों में भारी गिरावट का दौर शुरू हुआ था और यही वजह थी कि एक्सचेंजों की ओर से 31 जनवरी को अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में सर्किट लिमिट को घटा करके 10% कर दिया गया। हालांकि बाद में इसे घटा दिया गया था और आज की इस रैली में सबसे लीड भूमिका रही अदानी समूह के अंदर अदानी पावर की, जहां पर हमने देखा कि 4% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली और जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे आरवीएनएल का। आरवीएनएल में आज शानदार तेजी देखने को मिली और अपर सर्किट की लिमिट बढ़ने की वजह से ये 10% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच खबरें जो है टाटा कंज्यूमर में भी हैं। टाटा कंज्यूमर ने खुद को एक एफएमसीजी कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए अब ध्यान वो केंद्रित कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा करने को लेकर विस्तार योजनाओं पर नजरें टिकाए हुए है। कंपनी के लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए नए क्षेत्रों में विस्तार करने की भी कंपनी की योजना है। इसके अलावा कंपनी ने नए अधिग्रहण की भी योजना बनाई है। कंपनी की इन योजनाओं से जुड़ी खबरों की वजह से शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ करीब 823 रुपये पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। इधर केपीआई ग्रीन एनर्जी गुजरात में 40 मेगावाट की विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को एक निजी कंपनी से आशय पत्र मिला है। कंपनी की ओर से जारी शेयर बाजार धारकों को ये जानकारी दी गई है कि इसके मुताबिक 21.50 मेगावाट विंड और 18.5 मेगावाट सोलर क्षमता इसमें शामिल है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर बिजनेस के तहत अनुपम रसायन इंडिया सूरत से 40 मेगावाट क्षमता की विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए आशय पत्र मिला है। इंट्राडे में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ 539 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी उन शेयरों की कहानी जो कि आज शेयर बाजार में कुछ अनयूजुअल मूव दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे और जहां पर खबरें भी बनी हुई हैं। इसके अलावा आप जरा ट्रिगर पर नज़र डाल लेते हैं कि 8 जून के लिए बड़े घटनाक्रम क्या कुछ होने वाले हैं। तो 8 जून के लिए जो बड़े घटनाक्रम हैं उनमें रिजर्व बैंक की पॉलिसी घोषित होगी और यहाँ पर पूरे बाजार की नज़रें लगी होंगी कि क्या ये ज़्यादातर बाजार के जानकारों का मानना है कि ये स्थिर रहेंगी, लेकिन क्या भविष्य को लेकर के इस तरह के संकेत मिलेंगे कि आने वाले समय में इस साल के अंदर ही कटौती शुरू हो जाएगी ब्याज दरों में, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जापान के जीडीपी के आंकड़े जारी होंगे, यहाँ पर भी सबके निगाहें लगी रहेंगी और साथ ही साथ अमेरिका में जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी जारी होंगे। तो वहाँ पे ये स्थिति स्पष्ट होगी कि अमेरिकी बाजार किस तरीके से कामकाज करेंगे और ये दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा जो कि इस हफ्ते बाजार जो है नई ऊंचाई छुएगा या नहीं छुएगा, ये तय करेंगे ये 2 आंकड़े, एक तो आरबीआई और दूसरा अमेरिका के जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े हैं उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, खासतौर से शेयर बाजार की। तो फिलहाल आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आप दिन भर लगातार अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।